नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में बीपीएससी पीटी एनसीईआरटी सीरीज़ में। आज हम लोग लेसन 8 करने वाले हैं, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि होली था, इसी वजह से आगे ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। आप अपनी तैयारी में लगे रहें, एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके पास किताब है तो उसको पढ़ें, फिर इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसको लगाने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में कौन था? बहुत आसान सवाल है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, हमें मालूम है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य ने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? आसान सवाल है। कौटिल्य ने, हमें मालूम है, अर्थशास्त्र लिखा था जो कि राजनीति से संबंधित है। कहता है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। कहता है कि मौर्य साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण राजाओं का वंशानुक्रम जो है ये है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था तथा बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो हमें मालूम है मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखना है। क्या कहता है पढ़ लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, ध्यान रखिएगा। सवाल अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि मौर्य काल में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग कौन सा था, तो तक्षशिला था। तथा उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मौर्य काल में कौन सा शहर या कौन सा नगर जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था, तो ध्यान रखिएगा उज्जैन। अगर आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुनाई दे रहा है तो माफ़ी चाहते हैं, बगल में ही किसी का विवाह संपन्न होना है कल, इसी वजह से ये आवाज़ आपको आ सकती है। कहता है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? देख लीजिए ऑप्शन कंधार है, ब्रह्मगिरी है, जौगौड़ है, गिरनार है, लुम्बिनी है। सही कथन हमें चुनना है। अशोक के अभिलेख हमें सभी जगह से मिले हैं। देखिए अशोक के शिलालेख कंधार, लंपक, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया अरारज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, जौगोड़, कलिंग, शोपरा, शन्नाती, मस्की, येरागुड़ी और ब्रह्मगिरी, इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये सभी स्थान जो हैं हर हाल में ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कर जो है ये अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। आगे कहता है कि नजराना राज द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। कौन सा कथन सही है? ना तो 1 ना 2, दोनों ही गलत है। देखिए क्या कहता है, कर जो है ये नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। अतः दोनों कथन गलत है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में हमें मिला था कि कर अनियमित है और नजराना नियमित है। जी नहीं, इसका उल्टा है। कहता है ऐसे नजराने विविध चीज़ों के रूप में प्रायः ऐसे लोग से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमारों को अक्सर प्रांत में राज्यपाल गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। फिर कहता है जहाँ पर सम्राट का सीधा शासन नहीं था वहाँ राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। देखिए क्या कहता है कि कुछ हद तक छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर पाटलिपुत्र से नियंत्रण रखा जाता था और वहाँ जो है राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेज दिया जाता था ताकि आगे चल के वो शासन चलाने की विधि को बेहतर समझ सके। आगे कहता है कि पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यहाँ कर वसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नज़र रखने के लिए जासूस भी होते थे। अनेक संदेशवाहक जो है संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। आगे कहता है कि मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। फिर कहता है कि प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे। कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 तीनों ही सही है। देखिए क्या कहता है कि मौर्य साम्राज्य में छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानी द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। उज्जैन और तक्षशिला जो है ये पाटलिपुत्र के अलावे भी मौर्यकालीन जो है प्रांतीय राजधानियाँ थी। आगे कहता है कि कुछ हद तक पाटलिपुत्र राजधानी से इन क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजकर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। आगे कहता है कि मौर्य शासन आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। मौर्य शासक यहाँ से उन्हें संसाधन, कर, नजराना, भेंट के रूप में प्राप्त होता था। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है यहाँ से संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किए जाते थे। इस प्रकार जो है सभी कथन सही है। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकोटर का राजदूत कौन था? उसका नाम क्या है? आसान सवाल। मेगास्थनीज हम लोग जानते हैं। देखिए क्या कहता है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। डिमेकस या डाइमेकस बिंदुसार के समय भारत आया था। फाहियान ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था, जबकि हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। ह से हुएनसांग, ह से हर्ष, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है उसका विवरण? सम्राट को जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। अगला कथन है कि उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। कौन सा कथन सही है? देखिए तीनों ही कथन सही है। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। मेगास्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था तथा उसके जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न भी मनाया जाता था। अंगरक्षक अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर भी चलते थे। इन पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था।
राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उसकी हत्या न करे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। फीमेल बॉडीगार्ड से उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। इस तरह की जो है सुरक्षा के चाक चौबंद राजा ने अपने लिए इंतजाम किए हुए थे मौर्यकालीन समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के लिए मार्ग था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है, जो कि है आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके जो है मौर्य साम्राज्य में आते थे। देखिए कहता है कथन एक गलत है, क्योंकि उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के मार्ग में पड़ता था। ध्यान रखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज़, ना कि उत्तरी भारत से उत्तर पश्चिमी भारत। जबकि तक्षशिला जो है ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। फिर कहता है कि अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार हैं, अतः कथन 3 भी गलत है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य था। उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। फिर कहता है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। कौन सा कथन इसमें जो है सही पूछ रहा है, देखते हैं। कथन देखिए 1 और 3 सही है। क्यों, देखते हैं। 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है, क्योंकि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ना कि खरोष्ठी में। ध्यान रखिएगा। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, जो कि 13वां अभिलेख है। उसने कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इससे मुझे अपार दुख हुआ। इसके बारे में अभिलेख 13 में अशोक ने वर्णन किया है। साथ ही इस युद्ध के पश्चात अशोक में कई परिवर्तन आए और ऐसा माना जाता है इस युद्ध के पश्चात ही उसने धम्म या बौद्ध को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा लेने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए। कहता है अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। कहता है इन दोनों में कौन सा विचार सही है? दोनों ही विचार सही है। देखिए क्या है। कलिंग युद्ध में धम्म के विषय में अशोक ने कहा है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विषय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहा जाता है धम्म महामात। ध्यान रखिएगा, धम्म महामात। अशोक के द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी धम्म महामात कहलाते थे। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कहता है कि धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया
उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कथन देखिए क्या है। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। फिर कहता है कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। सही जवाब इसका देखते हैं। सही जवाब है तीनों कथन ही सही है। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए उक्त सभी कदम उठाए थे अतः तीनों कथन सत्य है कि उसने श्रीलंका, मिस्र, इन सभी जगहों पर जो है दूत को भेजा था तथा धम्म के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए उसने अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसे धम्म महामात्य कहा जाता है, ताकि वे ऐसे लोगों को बता सके जो पढ़ नहीं सकते हैं। तो सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है। बहुत अच्छा सवाल है। तो सही जवाब है ब्राह्मी लिपि से। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां जैसे देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम सभी जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। अच्छा सवाल था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। आगे कहता है उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीति बताई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना चाहिए। कौन सा सही है? तो ध्यान रखिए 1 और 2 सही है। कहता है उपरोक्त दोनों कथन सही है। अशोक ने बच्चे के जन्म, यात्रा शुरू करने, विवाह आदि अवसर पर किए जाने वाले अनुष्ठान व कर्मकांड के स्थान पर मानवता का संदेश अपनी प्रजा को दिया, जिसमें जीव पर दया, ब्राह्मणों व श्रमणों को दान, दास व नौकर से अच्छा व्यवहार सभी सम्मिलित है। तो ये हो गया अपना लेसन 8 खत्म। अगला लेसन होगा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, जो कि अगली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप लोग एक ही वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। 12 मिनट की वीडियो का ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 1 मिनट भी जो है वॉच टाइम नहीं होता, कोई नहीं देखता है। चलिए कुछ लोग हैं, 2-4 लोग ही हैं देखने वाले, तो उनके लिए सही। मिलते हैं अगले लेक्चर।